हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर अलका गोयल। आज हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 2 में वर्णित भारतीय नागरिकता। भारतीय नागरिकता को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, क्या क्या इसमें संशोधन हुए हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत इसके सारे प्रावधान आते हैं, विदेशी व्यक्ति किस प्रकार से भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं, ये हम सब आज इस वीडियो में जानेंगे। इसके मैंने 2 पार्ट बनाए हैं। पार्ट 1 में मैं आपको भारतीय नागरिकता की बेसिक जानकारी, किस किस प्रकार से किन किन तरीकों से भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, ये बताना चाहूंगी। और दूसरे वीडियो में भारतीय नागरिकता अधिनियम में क्या क्या संशोधन हुए हैं, कब कब हुए हैं, विदेशी व्यक्ति किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त करते हैं, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। पार्ट 1, भारतीय नागरिकता। स्टूडेंट्स, भारतीय नागरिकता जो है वो संविधान के भाग 2 में वर्णित है। मैं आपको संविधान का भाग प्रथम, भाग तृतीय, भाग चतुर्थ इन सब से परिचित करा चुकी हूँ और कई सारे वीडियोस मेरे अपलोड हो चुके हैं। संघात्मक शासन, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इसके अलावा संविधान की सारी बेसिक जानकारी, ये सब मैं आपको दे चुकी हूँ। और आज हम भारतीय नागरिकता को प्राप्त करना, भारतीय नागरिकता के संबंध में क्या क्या प्रावधान है, इनके बारे में जान रहे हैं। तो जो अनुच्छेद 5 से 11 है, जो कि 12 से 35 तक हमारा संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार प्रारंभ हो जाता है, और भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है, जिसमें कोई बहुत स्थायी और विस्तृत प्रावधान नहीं है। यह उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो कि प्रारंभ से, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। इस नागरिकता अधिनियम में अब तक 6 बार संशोधन हुआ है, जिनको कि मैं आगे जो सेकंड वीडियो है भारतीय नागरिकता का, उसमें बताने वाली हूँ। 1986, 92, 2003, 2005, 2015, 2019 में ये संशोधन हुए हैं। और इसके संबंध में जो भी कानून बनाने का अधिकार है वो संसद को है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है, तो ये राष्ट्रीय सूची में आता है। और कोई विदेशी व्यक्ति भी ऑनलाइन इसके लिए रजिस्ट्रेशन अपना ऑनलाइन करवा सकता है। इसकी जो वेबसाइट है हमारी गृह मंत्रालय की, indiancitizenship.online.nic.in पर अपना आवेदन फॉर्म भर सकता है और उसे शुल्क के साथ में अपलोड कर सकता है। अब यह है कि जो नागरिकता प्रदान करने के सिद्धांत हैं वो वास्तव में होते क्या हैं, मतलब किन सिद्धांतों पर किसी भी देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। देखिए, एक तो नागरिकता लेने का मतलब हो जाता है कि उस देश के सारे अधिकार हमें मिल जाते हैं, और अधिकार और हमारे जो दायित्व हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो 2 प्रकार से नागरिकता 2 संबंधों पर पूरी दुनिया में प्रदान की जाती है। जस सोली यानी जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता, की आप कहाँ पर पैदा हुए हैं, इस आधार पर। दूसरा है जस संगुइनिस यानी रक्त संबंधों के आधार पर। ठीक है, तो 2 हैं, एक तो जन्म स्थान, दूसरा रक्त संबंध यानी आपके माता पिता, आपके संबंधी जो हैं वो कहाँ के हैं। जो मोतीलाल नेहरू की समिति थी 1928 में, उसने जस सोली प्रबुद्ध जो नागरिकता थी उसके संबंध में ही, उसके पक्ष में अपने विचार रखे थे, यानी व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ है। देखिए, जो हमारा अधिनियम बना था स्टार्टिंग में, जो अनुच्छेद था 5 से 11 के अंतर्गत संविधान के भाग 2 में, वो भी जस सोली पर ही आधारित था। बाद में जो रक्त संबंध का सिद्धांत है, इसको आगे बढ़ाया गया, जो अन्य संशोधन आपके आएंगे, क्योंकि संविधान सभा ने इसको नस्लीय विचार माना था कि ये रंगभेद, नस्लभेद या रक्त संबंधों पर आधारित है, इसलिए इसको ज्यादा मान्यता प्रदान नहीं की थी। अब भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के क्या क्या मानदंड है, अनुच्छेद जो अधिनियम बना है इसका 1955 का, यानी 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, उसमें कौन कौन से मानदंड भारतीयों के लिए रखे गए हैं, या दूसरे जो नागरिक हैं उनको किन आधारों पर भारतीय नागरिक माना जाएगा, ये हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है जन्म द्वारा, यानी सबसे जो आसान है, जो सबसे ज्यादा मुख्य है, जिसके सबसे ज्यादा नागरिक जिसके जरिए बनते हैं भारतीय, वो है जन्म द्वारा। 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद में, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा हुआ व्यक्ति जन्मतः ही भारत का नागरिक है, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो। यानी उसके
पेरेंट्स कहीं के भी हो, लेकिन कहीं भी कोई भी उनकी राष्ट्रीयता हो, कोई भी नागरिकता हो, लेकिन यदि इस बीच में भारतीय कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वह भारतीय नागरिक होगा। दूसरी चीज है 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद भारत में पैदा हुए, ठीक है, ये इससे पहले की स्थिति आ गई। भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उसके जन्म के समय उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, यानी दोनों में से। यहाँ देखिए रक्त संबंध वाला सिद्धांत है, जज सोली नहीं है, बल्कि रक्त संबंध के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है। और इस समय दोनों में से यानी उसके पेरेंट्स जो है माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बाद में सारे संशोधन हुए हैं, जैसे एक एक संशोधन में आपको 1986 के संशोधन के तहत है ये मैं आपको संशोधन अगले वीडियो में बताने वाली हूँ सारे। फिर तीसरी बात आई कि 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में जन्म लेने वालों को भारत का नागरिक तभी माना जाएगा जब उनके माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो और दूसरा बच्चे के जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। देखिए जो 1987 का है और 2004 वाला है, दोनों में बेसिक अंतर है, दोनों संशोधन के तहत है। 1987 वाला 1986 का जो संशोधन हुआ उसके तहत आया है प्रावधान, और 2003 में जो संशोधन हुआ वो 2004 के अंतर्गत उसका प्रावधान आया है। तो यहाँ पर जो है एक शब्द ये जोड़ा गया है कि दूसरा यानी माता पिता में से कोई एक अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से प्रवासियों की संख्या भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई, विशेष रूप से बांग्लादेश की तरफ से। भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों के बच्चे और दुश्मन एलियंस जन्म से भारतीय नागरिकता हासिल नहीं कर सकते हैं, यानी उनको बकायदा इन नियमों के तहत यदि वो आते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा, या वो इसके लिए आवेदन करते हैं तो उन्हें भारतीय नागरिक माना जाएगा। यानी मैं आगे बताऊंगी आपको कि विदेशी कैसे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या क्या उन्हें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस प्रकार से वो आवेदन कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार एक आवेदन पर भारत के नागरिक के रूप में किसी भी व्यक्ति अवैध प्रवासी नहीं हो वो को पंजीकृत कर सकती है यदि वह निम्न में से किसी श्रेणी में आता हो। यानी कोई व्यक्ति नागरिक हो सकता है, वो पंजीकरण अपना करवा सकता है, रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, लेकिन वो कैसे करवा सकता है? देखिए भारतीय मूल का एक व्यक्ति जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी है, यानी 7 साल से वो रह रहा हो, वो व्यक्ति वो किसी भी प्रकार से अपना शो करेगा कि वो कैसे रह रहा है। यदि कोई व्यक्ति अविभाजित भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान में सामान्य रूप से निवासी है भारतीय मूल का, तो वह भारत के लिए आवेदन कर सकता है यदि वो बाहर रह रहा हो, अविभाजित भारत के बाहर, ठीक है। और अगला है कि एक व्यक्ति जो भारत के नागरिक से विवाहित है, यानी उसकी पति या पत्नी भारत में है और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 7 साल से भारत में सामान्य रूप से निवासी हो। यानी यहाँ पर भी यह है कि हस्बैंड वाइफ कोई भी एक व्यक्ति यदि भारत में है और पंजीकरण से पहले वो 7 साल तक भारत में रह रहा हो। इसके अलावा व्यक्तियों के नाबालिग बच्चे जो भारत के निवासी हैं, ठीक है, वो तो है ही। नागरिक पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति जिसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं, तो वो व्यक्ति भी अपना पंजीकरण करवा सकता है। इसके अलावा पूर्ण आयु और क्षमता का व्यक्ति और उसके माता पिता में से कोई भी स्वतंत्र भारत का एक पूर्व नागरिक था और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक 12 महीने से भारत में सामान्य रूप से निवासी है। यानी कोई भी उसके माता पिता जो है वो स्वतंत्र भारत के पूर्व नागरिक थे और यदि वह स्वयं 1 साल से रह रहा है तो वह आवेदन कर सकता है। इसके अलावा पूर्ण आयु क्षमता का व्यक्ति जो 5 साल के लिए भारत के कार्ड धारक के रूप में विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत है, ठीक है, और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से 12 महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है। देखिए ये कुछ टेक्निकल बातें हैं। जब आप इस प्रकार की स्थिति में आते हैं, यदि कोई इस प्रकार का व्यक्ति है जिसको पंजीकरण करवाना है, तो वह जब वेबसाइट खोलेंगे तो वहां पर जिनसे भी संबंधित है वो वहां पर अपने टिक लगा करके आगे उस फॉर्म को
बढ़ते जाएंगे। एक व्यक्ति को भारतीय मूल का माना जाएगा यदि वह या उसके माता पिता में से कोई एक अविभाजित भारत यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान जब भारत में था तब या ऐसे अन्य क्षेत्र में पैदा हुआ हो जो 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का हिस्सा बन गया। देखिए, या तो वह बांग्लादेश या पाकिस्तान जब भारत से अलग नहीं हुआ हो तब वो उनमें से मतलब उनके पेरेंट्स यहाँ रहे हो उस समय, या फिर बाद में किसी क्षेत्र को यदि शामिल कर लिया है, जैसे गोवा भारत में मिल गया, सिक्किम भारत में मिल गया, तो इस प्रकार यदि कोई क्षेत्र भारत में बाद में शामिल किया है तो स्वतः ही वहां के नागरिक भारतीय नागरिक कहलाएंगे। भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले सभी श्रेणियों के जो जितनी भी श्रेणियां ऊपर मैंने बताई हैं, यहाँ व्यक्ति को निष्ठा की शपथ लेनी होगी। एक भारतीय होने के नाते उसे ये शपथ लेनी होगी कि वह हमेशा भारत के जो कानून हैं, भारत की जो भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं, जो भी हमारी संस्थाएं हैं, उनका सम्मान करेगा, उनकी मानेगा उन नियमों को, तभी वह भारत का नागरिक कहलाएगा। तीसरी चीज है वंश द्वारा 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले भारत के बाहर पैदा हुआ व्यक्ति वंश से भारत का नागरिक है। ठीक है। और यदि उसके माता उसके जन्म के समय, उसके जो पिता हैं उसके जन्म के समय भारत के नागरिक थे, यदि उसके पिता भारत के नागरिक हैं तो वो इन स्थितियों में भारत का नागरिक होगा। दूसरी चीज आती है 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद भारत से बाहर पैदा हुए व्यक्ति को भारत का नागरिक माना जाता है यदि जन्म के समय उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारत का नागरिक हो। पहली स्थिति में केवल पिता के लिए था, लेकिन दूसरी स्थिति में माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो वह व्यक्ति भारतीय नागरिकता का माना जाता है। तीसरी चीज आती है यदि भारत के बाहर या 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए व्यक्ति को नागरिकता हासिल करनी है तो उसके माता पिता को घोषित करना होगा कि नाबालिग के पास दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं है और उसका जन्म 1 साल के भीतर भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत है। यानी दूसरे देश का पासपोर्ट नहीं होना चाहिए उसके पास में, और उसका पंजीकरण भारतीय वाणिज्य दूतावास में होना चाहिए। उसके माता पिता को ये घोषणा करनी होगी। नाबालिग व्यक्ति के लिए है ये केवल। अब चौथी चीज आती है प्रकटीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करना। यदि वह व्यक्ति 12 साल, ये आवेदन की तारीख से 12 महीने पहले और कुल मिलाकर 11 साल के लिए भारत का निवासी है और नागरिकता अधिनियम की 3री अनुसूची में सभी योग्यताओं को पूरा करता है। देखिए, अनुसूचियों के बारे में सारा जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। इसके साथ ही मैं जो इसमें वीडियो प्लेलिस्ट आपके लिए डालती हूँ उनमें भी आपको जो भी अनुच्छेद हैं, जो भी अनुसूचियां हैं, उनकी भी वीडियोस में आपको इसमें साथ साथ लिंक में डालती जाती हूँ, तो आप उस लिंक को खोल करके इन सूचियों के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। 5वां जो तरीका है प्रादेशिक निगमन द्वारा। प्रादेशिक निगमन का मतलब है कोई हिस्सा यदि विदेशी क्षेत्र से भारत का हिस्सा बन जाता है तो स्वतः ही वहां के जो नागरिक हैं वो भारतीय नागरिक बन जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि गोवा है, सिक्किम है या और कोई क्षेत्र जो कि भारत में शामिल कर लिया गया बाद में, उसके नागरिक स्वतः ही भारतीय नागरिक बन जाते हैं। तो कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उस क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से, यानी जो भी तिथि दी हुई है, या तो मिलन मतलब जो विलय है उसकी तिथि है या विजित करने की तिथि है, जो भी तिथि, जो भी डेट दी हुई होती है, तब से वह भारत के नागरिक बन जाते हैं। दूसरी चीज है कि जो अधिनियम है उसमें दोहरी नागरिकता, दोहरी राष्ट्रीयता का कोई प्रावधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ एकमात्र भारतीय नागरिकता है और ये भारतीय नागरिकता जो है वो जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्रीय निगमन द्वारा ही प्राप्त होती है। इस अधिनियम में 6 बार संशोधन हुआ है, जिनको कि मैं आगे जो सेकंड इसका पार्ट है वीडियो का उसमें विस्तार से आपको बताने वाली हूँ। और इसके साथ ही जो विदेशी अधिनियम है
विदेशी अधिनियम व्यक्ति पर यह साबित करने का भार डालता है कि वह विदेशी नहीं है। जब आप भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई करते हैं, यदि कोई व्यक्ति, देखिए जो जन्मतः भारत के नागरिक शुरू से रहते आए हैं, उन्हें ऐसी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। हम अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं और हम स्वतः ही भारतीय नागरिक घोषित हो जाते हैं। लेकिन जिनको ये सब प्रक्रिया करनी है, उनको इन सब नियमों से गुजरना होता है, जिस भी नियम के तहत वो आते हैं। तो आशा है आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे लोगों के लिए ये उपयोगी साबित भी हो सकता है, जिनके सगे संबंधियों को या जिनको भारतीय नागरिकता लेनी है या जो इस प्रकार की प्रक्रिया में लगे हैं, या आप उनको इस वीडियो के जरिए बहुत सारी जानकारी दे सकते हैं। और साथ ही आपके प्रतियोगी परीक्षाओं की है, जो भी है, उनमें भी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है। तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।